बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चाय अकेडमी के एक और ज़बरदस्त लेक्चर में, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट को बहुत सारे टीचर हज़रात के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन एक तो ये है कि आप इसके लेक्चर्स थ्रू आउट देखें, पूरे देखें, ताकि आपका कंसेप्ट इस पे क्लियर हो। तो ये बड़ा ही फैसिनेटिंग मतलब एक चैप्टर है। पर्सनली तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त मतलब ये जब मैं इसको करता हूँ तो मुझे लगता है, क्योंकि इसमें चीज़ें बड़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल है। अगर आप क्लियर कर जाते हो तो आगे आपको मूव करने में आसानी होती है। अगर आप कहीं पे मिस कर जाते हो तो फिर आपको वो मतलब चीज़ें उस तरह से क्लियर नहीं हो पाती जिस तरह से होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे यही कहता हूं कि अगर आपने मतलब ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को याद करना है तो इसको आप पूरा पूरा देख ले। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इससे पहले हमने लेक्चर में किया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अहम है। अगर आपको इसके एप्लीकेशंस का पता हो तो फिर आपको चले कि ये सीरीज मतलब कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कर रहे थे तो वहां पे हमें इतना इसमें कुछ मुश्किल नहीं लगा, ना ही इसकी इतनी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस लगी। लेकिन जब हम इसके कंप्लीट एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, यहाँ पे मैं 6 एप्लीकेशंस को कवर करूंगा। मोस्टली बुक्स में तो एप्लीकेशंस नहीं दिए होते, और कुछ लोगों का ख्याल है कि 10 एप्लीकेशन है, 12 एप्लीकेशन है। लेकिन यहाँ पे जो आज हम 6 एप्लीकेशंस को लिखेंगे, तो ये 6 एप्लीकेशंस हम आपकी जो लेवल की केमिस्ट्री है, मतलब हम अगर कहें कि एफएससी तक और बीएस के कुछ लेवल तक, ये आपके लिए मतलब कंप्लीट है। और इससे जो एमसीक्यूज वगैरह आते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो 6 एप्लीकेशंस हम 1 बाय 1 इंशाल्लाह अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारे पास द नंबर 1 एप्लीकेशन, प्रेडिक्शन of the feasibility of a chemical or redox reaction। जो the number 1 is, ये प्रेडिक्शन करता है किस चीज की? प्रेडिक्शन ऑफ द फिजिबिलिटी। अब किसी भी केमिकल ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन की जो फिजिबिलिटी होती है कि आया ये रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, इसकी फिजिबिलिटी हमें कहां से? तो हमें इस एप्लीकेशन के थ्रू मिलती है। एंड दैट इज कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर रिएक्शन दिया जाए और हमसे कहा जाए कि आया ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, यहां पे हम कहेंगे कि वेदर अ particular reaction will take place or not, will take place or not। ये इंफॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलती है। कहां से पता चलती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। अब आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें इन चीजों का कैसे पता चलता है? तो मैं आपको बताता हूं। हम एग्जांपल लेते हैं कॉपर की और जिंक की। मैंने कॉपर और जिंक को इसलिए सेलेक्ट किया कि आपने मतलब यह है कि गैल्वानिक सेल वगैरह में इसको काफी ज्यादा पढ़ रहा है। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने इसको डिस्कस किया है। तो इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह है वो वैल्यूज मोस्टली हमें याद रहती है। तो इसलिए मैंने इसको एज अ एग्जाम्पल सेलेक्ट किया। तो एग्जाम्पल हम यहां पे अगर लेंगे इसकी, तो हमारे पास है कॉपर +2 एंड जिंक +2। देखिए, कॉपर +2 कैन ऑक्सीडाइज जिंक, but zinc cannot oxidize solid copper, can oxidize zinc but zinc cannot oxidize solid copper। अब ये इसको ऑक्सीडाइज क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज कॉपर इज बिलो जिंक इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्यों? क्योंकि कॉपर जिंक से बिलो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बिकॉज कॉपर इज बिलो देन
जिंक इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो अभी ये मैं आपको लिखवाता हूं कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। तो चलो इसके लिए हम रिएक्शंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं। तो रिएक्शन हमारे पास है क्या? हम सबसे पहले लिख लेते हैं किस चीज को? कॉपर को। चलो कॉपर को पहले कर लेते हैं, बाद में फिर जिंक को कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है क्या? +2, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। किस चीज में कन्वर्ट हुआ? कॉपर सॉलिड में। तो इसका जो E0 वो है हमारे पास 0.34, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है तो वो है जिंक। अब जिंक का भी हम सेम ही करवाते हैं, +2। अब आप कहेंगे सर जिंक का तो इस तरह होता नहीं है। यस, नहीं होता, लेकिन ये हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये वैल्यूज ले रहे हैं। कहां से ले रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, और वो भी दोनों का हम रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, तो ये -0.76 ये इसका आरपी आ गया। ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहले हमने हाफ रिएक्शन लिखे हैं। अब हमें पता है कि जिंक हमारे पास क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। एज वी नो जिंक, as we know zinc being oxidized, ठीक है, रिड्यूस नहीं होता, लिहाजा यही रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो इसका जब हम रिवर्स रिएक्शन लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा जिंक सॉलिड, इट विल गिव अस जिंक +2, 2 इलेक्ट्रॉन, E ऑक्सीडेशन 0 प्लस 0.76, और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये इसकी वैल्यू आ गई है। ये इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई है। नाउ अगर हम ओवरऑल रिएक्शन को ले लें, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन को ले लें, यहां पे आप लिख लें कि नाउ ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन आप दोनों को ऐड कर लें, तो दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आ जाएगा कि कॉपर +2, ठीक है, प्लस जिंक रिएक्शन करेगा कॉपर प्लस जिंक डाइकेटाइन, ठीक है, और E जो सेल की वैल्यू है वो है, तो दोनों को आप ऐड कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा कि 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। ये हमारे पास नेट वैल्यू आई। जब हमने 0.76 को और 0.34 को ऐड किया तो हमारे पास 1.10 वोल्ट ये वैल्यू आई है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स करें, इस रिएक्शन को रिवर्स करें, फॉर एग्जांपल हम कहें कि एज इन द अबव रिएक्शन रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, सो अब आप कहें कि हमारे पास कौन सी मतलब कंडीशन जो है ना वो फेवरेबल है। तो अब हम इसको देख लेंगे। अगर हम इस रिएक्शन को मतलब यह है कि रिवर्स करें तो अब दो हमारे पास कंडीशन आ जाएंगी। चलो पहले हम इसको रिवर्स कर लेते हैं। इफ वी रिवर्स द अबव इक्वेशन आर रिएक्शन, तो हमारे पास ये आ जाएगा क्या कि कॉपर -1.10 वोल्ट। अब आप देखिए हमारे पास टू वैल्यूज आ गई है। एक वैल्यू हमारे पास ये वाली है प्लस, एक वैल्यू हमारे पास ये वाली है माइनस। अब व्हाट डू यू थिंक कि हमारे पास कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है? तो हमारे पास एनर्जेटिकली दिस रिएक्शन इज अ पॉसिबल, एनर्जेटिकली दिस रिएक्शन इज अ रिएक्शन इज अ फेवरेबल, रिएक्शन इज अ फेवरेबल। क्यों? क्योंकि यहां पे वैल्यू पॉजिटिव है और ये वाली जो रिएक्शन है नॉट पॉसिबल, बिकॉज वैल्यू इज
नेगेटिव, वैल्यू इज नेगेटिव। तो यहां से रिडक्शन पोटेंशियल से वी कैन एज्यूम कि अगर हमारे पास ये रिडक्शन पोटेंशियल इसका प्लस आता है तो ये हमारे पास एक फेवरेबल रिएक्शन है, एनर्जेटिकली ये पॉसिबल है। लेकिन अगर हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल इसका माइनस आता है तो ये रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अब ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से आई है? ये इंफॉर्मेशन हमें आई है यस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही यही इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है कि किस तरह आप किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को, मतलब यह है कि बता सकते हैं कि आया ये रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल होगा या ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो गाइस अगर यहां तक क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम सेकंड स्टेप के कैलकुलेशन, आप ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आप गैल्वानिक सेल, हम इसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा गाइस, अब सेकंड जो हमारा पॉइंट है कि ये हमें ईएमएफ किसी भी डेनियल सेल का, किसी भी गैल्वानिक सेल का ईएमएफ हमें कैलकुलेट करके दे रहा है। तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं? तो वी कैन फाइंड द ईएमएफ ऑफ गैल्वानिक सेल। अब ये ईएमएफ हम कहां से मालूम कर सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इस पे ऑलरेडी मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुका हूं कि क्या होते हैं ईएमएफ, तो इस पे इसलिए डिटेल में बात नहीं करते। अब ये हमें किसी भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। सो ये इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन डिटरमिन ईएमएफ ऑफ गैल्वानिक सेल। किसी भी गैल्वानिक सेल के ईएमएफ कैलकुलेट हम करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। यहां पे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं डेनियल सेल को। किस चीज को? डेनियल सेल को हम यहां पे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल, ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल। तो पहले तो आपको सेल के लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तो वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास है कि हम लिखें कि एनोड, ठीक है, यहां पे हमने लिखा है कैथोड, नंबर 1। सेकंड हम लिखते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सेकंड, अब हम इसमें स्पीशीज को डालते हैं। तो ये हमारे पास है जिंक +2, नंबर 1। सेकंड हमारे पास है अब डबल लाइन कॉपर, तो यहां पे होगा कॉपर +2 एंड कॉपर सॉलिड। ये एक्वस होगा, ये एक्वस होगा, ये सॉलिड होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है इसका जो लिखने का तरीका है। अब हम इसमें इसकी जो रिएक्शंस है वो लिख लेते हैं और वहीं से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं कि 8 एनोड। एनोड पे क्या होता है? तो एनोड पे हमारे पास जो पहली चीज है वो जिंक की है। ठीक है, अब ये आ गया जिंक की जो ऑक्सीडेशन है वो हम लिखते हैं +2 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहां पे हमारे पास E, तो E जिंक +2, इसकी कितनी वैल्यू है? तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि 0.76 वोल्ट, 0.76 वोल्ट। सिमिलरली 8 कैथोड, जब हम एनोड का हाफ रिएक्शन लिख लेंगे तो फिर हम कैथोड का भी लिखेंगे। ठीक है, तो कैथोड के हाफ रिएक्शन में हमारे पास आता है कि कॉपर +2
2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होती है कॉपर, यहां पे आ जाएगा E कॉपर प्लस 2 कॉपर, और इसकी जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में 0.34 वोल्ट है। ठीक है, अब आप इसकी जो ओवरऑल वैल्यू है सम अप कर ले और उसको लिख ले, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि E सेल, ठीक है, बराबर है किस चीज के, E एनोड प्लस E कैथोड, E एनोड प्लस E कैथोड, इसके बराबर आ गया है। अब ये किसके बराबर है, तो ये हमारे पास बराबर है 0.76 प्लस 0.34, इससे आता है 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। अब ये वैल्यू हमें कहां से कैलकुलेट हुई है, हाफ रिएक्शन से, और हाफ रिएक्शन की ये वैल्यू कहां से आई है, यस ये वैल्यू आई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ये भी एक खासियत है, ये किसी भी सेल की, किसी भी गैल्वानिक सेल की, चाहे वो डैनियल सेल हो, नेल्सन सेल हो, उसकी जो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है उससे हमें ओवरऑल जो सेल की ईएमएफ है वो कैलकुलेट करके देती है। अगर आपको हाफ रिएक्शंस आते हो और वहां पे आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता हो तो वहां से आप ये वैल्यू बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो हम कंपैरिजन करेंगे कि जो रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मेटल और नॉन मेटल है टू गेट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, आया वो इलेक्ट्रॉन देते हैं या वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। थर्ड हम वो करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, तो गाइस अब थर्ड हमारे पास क्या है कि किसी भी मेटल और नॉन मेटल की जो टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को ले या वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, मतलब गेन करे या लूज करे, ये जो टेंडेंसी है ये हमें कौन बताता है, और इसका जो ये मेटल और नॉन मेटल है इनका कंपैरिजन कौन बताता है, ये हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलती है। अब किस तरह पता चलती है, तो अब हमारे पास जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं तो उनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है वो हमें क्या बताती है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब देखें यहां पे अगर हम बात करें कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, अब ये जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है मेटल्स का और नॉन मेटल्स का, बेसिकली इसकी टेंडेंसी होती है, क्या होती है, टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, टू लूज इलेक्ट्रॉन, एंड जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, तो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये अब सबसे पहले जो चीज है कि आप ये समझ ले कि जब रिडक्शन पोटेंशियल इसका होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, और ये रिडक्शन पोटेंशियल से हमें ये पता चलता है। अब सेकंड जो हमारे पास है कि जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रिडक्शन पोटेंशियल हमें वो भी बताता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फिर ये कौन सा एजेंट के तौर पे काम करेगा, स्टिल रिड्यूसिंग एजेंट होगा या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अब आप देख लें, इफ gain electrons will act as a ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो फिर ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। ये तो इसका पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में हम कहते हैं कि ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल, ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है, या अगर आप कहें कि ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू या ग्रेटर SRP वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू आप स्पीशी एलिमेंट एटम जो भी है आपका, तो ये हमें क्या बताता है, इंडिकेट्स इट्स ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इंडिकेट्स ग्रेटर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, अब अगर इसकी SRP की वैल्यू किसी भी स्पीशीज की वो हमारे पास ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि इसको इलेक्ट्रॉन की जो गेन करने की सलाहियत है वो ज्यादा है। इन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड
रिडक्शन। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, अभी जो कॉपर में हमने किया था, ठीक है। एंड द स्पीशी which itself reduces act as an oxidizing agent, and the species which itself reduce, अब जो स्पीशी खुद रिड्यूस हो जाए, will act as a oxidizing agent। जिस तरह कॉपर की हम बात कर रहे थे, कॉपर की हम बात कर रहे थे कि वो +2 से 0 चार्ज पे चला जाता है, ठीक है। यहां पे अब मैं इसकी आपको मिसालें दूंगा कि हमारे पास वो कौन से मेटल और नॉन मेटल है, ठीक है, जो शी के बिलो होते हैं और शी के अबव होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ये तो इंफॉर्मेशन थी कि आपको इस चीज का पता हो कि रिडक्शन पोटेंशियल हमें लूज और गेन करने की जो है ना वो बताता है कि ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा या एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। अगर किसी स्पीशीज की किसी एलिमेंट की एसआरपी की वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई है, तो हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। आप कॉपर का वो कॉपर +2 और 2 इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करता है तो वो रिड्यूस होता है। तो अगर ये रिड्यूस खुद होता है तो फिर ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। यहां पे अब आप देख लें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मेटल्स हैं, क्या है, मेटल आयन है। तो मेटल आयन हमारे पास कौन कौन से हैं, तो मेटल आयन हमारे पास है क्या, अब देखिए +3, ठीक है। सिमिलरली प्लैटिनम है, मरकरी है, प्लैटिनम है और हमारे पास मरकरी है, सिल्वर है, और भी आप कुछ मेटल मुझे बताएं। कॉपर को बार बार हम यूज कर रहे हैं तो कॉपर का भी आप लोग लिख लें, ठीक है। ये हमारे पास आ गए हैं मेटल आयन। सिमिलरली हमारे पास नॉन मेटल आयन, नॉन मेटल आयंस, तो वो हमारे पास कौन से होंगे, तो नॉन मेटल आयन में F2Cl2 Br2 I2 हेलोजन फैमिली को आप उठा के रख ले, तो हमारे पास है F2Cl2 Br2 I2, ठीक है। इनको मैंने लिख दिया। अब ये जो हमारे पास होते हैं that are below she in chemical series, देखिए अब देखिए ये हमारे पास है below she in electrochemical series। अब ये जो मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल का लिखवाया है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इसके नीचे होते हैं, इसके नीचे होते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, सो दीज हैविंग स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, these having a strong tendency to gain electron and तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, अंडरगो रिडक्शन, जब ये अंडरगो रिडक्शन जाएगा तो फिर ये कौन सा एजेंट के तौर पे काम करेगा, सो डेफिनेटली दे विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए यहां पे बड़ा क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे पास जो शी के बिलो मेटल और नॉन मेटल होते हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत है वो ज्यादा होती है, इसलिए ये रिडक्शन करते हैं। जब ये रिडक्शन करते हैं तो ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं। ये तो बहुत ही क्लियर है कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में शी के बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर चाहे वो मेटल है या नॉन मेटल है, तो वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास है कि द मेटल लाइक लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उनका क्या होगा, और सोडियम। देखें द मेटल्स लाइक लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, इनका क्या होगा, ये किस तरह के काम करेंगे, आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये
रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां से हमें मतलब ये कि ये बहुत ज्यादा ही क्लियर हो गया है। क्यों? क्योंकि एज दे आर अबव शी इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये तो बहुत ही क्लियर हो गया है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बिलो है तो वो गुड रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमारे पास ऊपर वाले हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास कौन से हैं? वो हमारे पास बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है। चलो इसका हम कंक्लूजन कर लेते हैं। कंक्लूजन इसका क्या होगा? तो कंक्लूजन पॉइंट 1 में अगर हम इसका रख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट have greater positive value, have greater positive value of SRP, आप SRP, ठीक है। तो फिर सेकंड में हमारे पास क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैव ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू ऑफ किस चीज का होगा? यस, एसआरपी का। तो 2 पॉइंट्स इसमें बड़े अप्रिशिएबल है, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव। और ये स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल मतलब ये है कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तो उसकी जो एसआरपी की वैल्यू है वो प्लस होगी, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसकी जो एसआरपी की वैल्यू है वो क्या होगी? वो माइनस होगी। वो क्या होगी? वो माइनस होगी। तो अगर आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है तो मेरे ख्याल में ये जो द रेस्ट जितनी भी हमने स्टोरी पढ़ी है ये आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर नजर आएगी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। मैं फोर्थ पॉइंट के रिलेटिव हमारे पास जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो क्या है, ठीक है, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, वो मैं आपको फोर्थ पॉइंट में बताता हूं। अच्छा, तो गाइस अब फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास है वो क्या है कि रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, मेटल किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इसके जो रिएक्शन है, जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड किस चीज पे करती है। तो द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिपेंड अपॉन लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू कन्वर्ट M प्लस कैटाइन, M प्लस कैटाइन। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और M प्लस कैटाइन में चेंज हो जाता है तो ये इसकी रिएक्टिविटी इस चीज पे डिपेंड करती है। अब ये वाली बात हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बहुत ही ज्यादा क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम ये बात करते हैं कि सो इट्स क्लियर फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये किस तरह क्लियर है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमें ये बात पता है कि स्मॉलर द वैल्यू ऑफ एसआरपी, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ एसआरपी। अब अगर एसआरपी की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है तो ग्रेटर इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, सो ग्रेटर इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, अब फिर इलेक्ट्रॉन की लूज करने की सलाहियत भी इसकी ज्यादा होगी अगर एसआरपी की वैल्यू हमारे पास क्या है? वो स्मॉल है। तो अब हमारे पास जो अल्कली मेटल्स होते हैं, जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली जो मेटल्स होते हैं, अब अल्कली कौन से मेटल्स किसकी हम बात कर रहे हैं? तो मैं ये आपको लिखवा देता हूं कि जिस तरह हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, ठीक है, ये हमारे पास जो मेटल होते हैं इनकी जो वैल्यू है ये बहुत ही लो है। क्या है? ये बहुत ही लो है। इसकी जो एसआरपी की वैल्यू है ये बहुत ही लो है, हैविंग लो आरपी वैल्यू।
अब जब इसकी आरपी या एसआरपी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है तो फिर क्या होगा? सो दे आर हाईली रिएक्टिव, सो दे आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, अब यहां से तो ये बात क्लियर हो गई कि अल्कली मेटल्स क्यों हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि इनकी एसआरपी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम है। अब हमारे पास जो काइनेज मेटल है, हमारे पास जो काइनेज मेटल होते हैं, काइनेज मेटल आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं? काइनेज मेटल, काइनेज मेटल हमारे पास 3 है। ठीक है, और ये वो मेटल्स हैं कि जिनसे कॉइन्स बनते हैं। ठीक है, जिनसे कॉइन्स बनते हैं। देखिए इसमें है कॉपर, सिल्वर, ऑर्गेंटम, ये हमारे पास काइनेज मेटल है। इनकी अगर प्रॉपर्टीज आपसे कोई पूछे, एक तो ये है कि इनके कॉइन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? कॉइन्स बनते हैं। इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये हाई होगा। इसकी जो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ये भी इनकी हाई होगी। ठीक है, ये कॉइनेज मेटल, ये वर्ड आप लोगों को याद रखा करें। अब ये जो मैं आपसे कह रहा था कि अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी इन कॉइनेज मेटल से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इनकी आरपी की वैल्यू कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा तो ये हाईली रिएक्टिव होगा, अगर हम इसको कॉइनेज मेटल के साथ कंपेयर करें। अब हम सेकंड सीरीज पढ़ते हैं कि हमारे पास सिमिलरली जो बाकी मेटल है, सिमिलरली जो बाकी मेटल है, मेटल्स लाइक लेड, टिन, सिमिलरली मेटल्स लाइक लेड, टिन, इसमें हमारे पास निकल, कोबाल्ट, कैडमियम, निकल, कोबाल्ट, कैडमियम, इनका फिर क्या होगा? तो ये बहुत ही ज्यादा क्लोज है किस चीज के? शी के। दे आर वेरी क्लोज टू शी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये शी के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, इसलिए ये बहुत ही स्लो रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट वेरी स्लो, रिएक्ट वेरी स्लो। किस चीज के साथ? विद स्टीम टू लिबरेट H2 गैस, विद स्टीम टू लिबरेट H2 गैस। अब ये देखिए, ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव है, लेकिन ये हमारे पास बहुत ही स्लो रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये शी के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। ये शी के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। अब अगर हम एक और सीरीज मेटल के पढ़ ले, द मेटल लाइक आयरन है हमारे पास, क्रोमियम है, जिंक है, मैंगनीज है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है। देखें, द मेटल्स लाइक, अब कौन कौन से मेटल? सारे मेटल्स को हम यहां पे पढ़ लेते हैं कि आयरन है, क्रोमियम है, मैंगनीज है हमारे पास, एल्यूमिनियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम, जिंक। अब इन मेटल्स का फिर क्या होगा? एक तो हमने हाईली रिएक्टिव पढ़ लिए, एक हमने स्लो रिएक्टिव पढ़ लिए, तो फिर इनका क्या होगा? इसकी हैव मोर, अब यहां पे माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, हैव मोर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा माइनस है, तो ये फिर रिएक्ट विद स्टीम, रिएक्ट विद स्टीम, तो फिर ये भी स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे, लेकिन उससे इनकी रिएक्शन पर क्या होगा? वो पास्ट होगा, तो प्रोड्यूस, तो फिर ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेटालिक ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक है, एंड H2 गैस, एंड H2 गैस। तो मतलब ये कि यहां पे हमने सारे मेटल्स को कवर कर लिया, अल्कली को भी कर लिया, कॉइनेज को भी कर लिया, ये इस सीरीज को भी कर लिया और इसको भी, मतलब 4 सीरीज में हमने मेटल को कवर कर लिया कि उसका रिएक्शन क्या होता है। बस अगर आपको ये वाला फार्मूला याद हो कि जितने ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैटाइन बनेगा, उतनी ही ज्यादा इसकी मतलब क्या होगी? हमारे पास रिएक्टिविटी हाई होगी। ठीक है, और फिर कॉइनेज का तो इसका मैंने आपको प्रॉपर्टीज भी बता दी है। ठीक है, और ये इसको हम कॉइनेज क्यों कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम फिफ्थ पॉइंट पे जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
अच्छा, तो गाइज अब हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है इसमें एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, के डाइल्यूट एसिड्स और इनके दरमियान रिएक्शन किस तरह होता है। ठीक है, कि मतलब यह है कि वो एलिमेंट्स, वो मेटल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में शी से अबव है, उनका क्या रोल होता है मेटल्स के साथ, और वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में शी से बिलो है उनका क्या होता है। देखिए, जो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ये हमें बताता है कि कौन सा मेटल, उसकी जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है वो क्या होगी। फॉर एग्जांपल द एसआरपी टेल्स द ग्रेटर द वैल्यू, देखिए द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल टेल्स, अब ये हमें कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ, ग्रेटर the value of SRP standard reduction potential, so फिर क्या होगा, the more the metal will be tendency to lose the electron। अब किसी भी हमारे पास किसी भी मेटल की अगर SRP की वैल्यू ज्यादा है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत है वो क्या होगी, वो कम होगी। देखिए, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एसआरपी ऑफ अ मेटल, सो फिर स्मॉल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिमिलरली अगर इसकी हमारे पास इस सीक्वेंस को हम मतलब यह है कि कैरी ऑन करें, तो इसका मतलब यह है कि अगर एसआरपी की वैल्यू हाई है तो मेटल आयन बनने की जो सलाहियत है वो कम होगी। ठीक है, टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म मेटल आयन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेगा तो डेफिनेटली मेटल आयन बनेगा, एम पॉजिटिव बनेगा, तो ये कम होगा अगर ये वैल्यू ज्यादा है। मतलब ये कि ये हमारे पास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसआरपी और जो मेटल आयन बनने की सलाहियत है। ठीक है, सो टेंडेंसी ऑफ अ मेटल, टेंडेंसी ऑफ अ मेटल, अब इस मेटल की सलाहियत क्या है, टू डिस्प्लेस H2 गैस इज लेस, टू displace H2 gas is very less। मतलब यह है कि ग्रेटर SRP लेस डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर SRP लेस डिस्प्लेसमेंट। यहां पे मैं लिख सकता हूं कि SRP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू displaces H2, displaces H2। अगर आप इस पॉइंट को मतलब यह है कि याद रखें, तो अब यहां पे हम एग्जांपल पे जाते हैं। एग्जांपल से आपको ये थोड़ा सा और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये थ्योरी में इसलिए लिख रहा हूं कि इस थ्योरी के बगैर आपको इसको समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आएगी। अब हमारे पास मेटल सच एज प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर वगैरह, देखिए मेटल सच एज ये जो हमारे पास मेटल्स है क्या है, हैव हाई रिडक्शन पोटेंशियल, हैव हाई रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई क्यों है, क्योंकि ये बिलो शी है। क्या है, बिलो शी है केमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। डोंट लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड, सो डू नॉट लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड। यहां तक मेरे ख्याल में आपको क्लियर हुआ होगा कि जो हमारे पास शी से बिलो मेटल है वो H2 को एसिड से लिबरेट नहीं कर सकते। ठीक है, बट दीज मेटल विच हैव लो वैल्यू ऑफ आरपी, बट दोज मेटल्स which have a low value
ऑफ आरपी रिडक्शन पोटेंशियल, ऑफ आरपी रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब वो कौन से हैं? अबव शी, तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में शी के अबव वाले मेटल्स है। कैन लिबरेट H2 gas on reactions with एसिड्स। अब देखिए यहां पे बहुत ही मतलब ये वाली जो चीज है, ये जो हमने नीचे ये लिखा है, ये इसको बड़ा सिंप्लीफाई कर देता है। हमारे पास वो मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में शी से बिलो है, तो वो H2 को लिबरेट नहीं कर सकते एसिड से, ठीक है। H2 गैस को एसिड से लिबरेट नहीं कर सकते। अब हमारे पास वो मेटल्स जो शी में उससे अबव है, जो शी में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अबव है, वो मेटल इजीली H2 गैस को लिबरेट कर सकते हैं अगर वो रिएक्शन करे एसिड्स के साथ। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि जो हमारे पास अबव मेटल्स हैं तो वो बहुत इजीली डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, और जो शी के बिलो मेटल्स है वो H2 गैस की डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते। तो मतलब ये कि यहां से फिर हमें ये अंदाजा होता है कि कौन से मेटल H2 को या डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अबव जो हमारे पास है वो बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं जो शी के अबव होते हैं, और जो शी के बिलो होते हैं वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर मेटल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, इस पॉइंट को समझने के लिए आपको जो लास्ट एंड द सिक्स्थ पॉइंट, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं पॉइंट नंबर 6 आपको पढ़ाने लगा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब आप देखें डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, किस तरह एक मेटल दूसरे मेटल को किसी भी सॉल्यूशन से निकाल सकता है। तो यहां पे हमारे पास हम इसको 2 पॉइंट्स में कवर कर सकते हैं। अ मेटल विद लो SRP अबव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देखें यहां पे अ मेटल विद लो SRP, अब लो SRP किसकी होगी? अबव इन electrochemical series, above in electrochemical series will displace other metals of higher SRP। अब ये क्या करेगा? Will displace other metal of higher। अब ये जो लो SRP वाला मेटल है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मतलब यह कि ये अपर है, तो ये हायर SRP वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। कैसे डिस्प्लेस कर सकता है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो एग्जांपल हमारे पास है आयरन की, हम आयरन की एग्जांपल देते हैं। अब आयरन है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, और ये रिएक्शन करता है किसके साथ? कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। तो ये बनाता है आयरन सल्फेट, ठीक है, और साथ में कॉपर। मतलब यह है कि इस रिएक्शन में कौन सा क्या चीज मतलब यह है कि वहां से डिस्प्लेस हुई? यस, यहां से मतलब यह है कि कॉपर को, इस कॉपर को इसने रिप्लेस किया। या अगर मैं इस रिएक्शन को इस तरह लिख लूं कि Fe, ये +2 मेरे पास आया, ठीक है, इसको चेंज कर दिया किस चीज में? +2, और ये सॉलिड में। इस रिएक्शन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहां पे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, अब इसकी स्टेटमेंट को देखें कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, अब जो कॉपर की डिस्प्लेसमेंट है कॉपर सल्फेट में से बाय आयरन is due to by iron is due to, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हमारे पास यहां पे वैल्यू आएगी, और वो क्या है? के ई
अब ये किसके बराबर है, तो और ये हमारे पास है क्या, इसकी क्या वैल्यू है, -0.44 वोल्ट, -0.44 वोल्ट इज लेस देन, अब ये वैल्यू किस चीज से कम है, ये वैल्यू कम है E कॉपर +2 कॉपर के साथ, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 0.34, ये प्लस है, प्लस 0.34, सो आयरन इलेक्ट्रोड अबव शी एंड कॉपर बिलो शी। देखिए अब यहां पे तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ, सो यहां पे आयरन इलेक्ट्रोड above she, copper electrode below she। अब इसको देख लें, ठीक है। अब वो हमारे पास किस चीज से, शी में वो above है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में शी से वो above है और ये शी से below है, तो जो शी से above है वो इस मेटल को रिप्लेस कर सकता है, वो इस मेटल को रिप्लेस कर सकता है। आई समझ बात, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, देखिए दोनों में आपको अब फर्क नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये इससे कम है, ये इससे कम है, इसकी वैल्यू हमारे पास ज्यादा है, इसकी वैल्यू हमारे पास ज्यादा है। सिमिलरली हम ये हमारा था पॉइंट नंबर 1, ये हमारा था पॉइंट नंबर 1, ठीक है। कि अब हम इसमें पॉइंट नंबर 2 को कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हमें कहते हैं कि जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस मैग्नीशियम। देखें, जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्यों? फ्रॉम मैग्नीशियम सल्फेट, फ्रॉम मैग्नीशियम सल्फेट, बिकॉज जिंक हैज, अब देखें, बिकॉज जिंक हैज हाई, अब इसकी क्या है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल, हाई रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, तो ये है हमारे पास E0, ठीक है, जिंक +2 जिंक, और इसकी वैल्यू है -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट। तो फिर मैग्नीशियम की हमारे पास कितनी है, तो मैग्नीशियम की वैल्यू हमारे पास आ रही है, देखिए मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम की वैल्यू हमारे पास, तो इसको चलो मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, तो E मैग्नीशियम, E मैग्नीशियम +2 से, और इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास आ रही है, -2.34 वोल्ट, -2.34 वोल्ट, ठीक है। अब इसको देख के हम यहां पे रिएक्शन कैसे करेंगे, तो अगर इसको हम ले ले और हम रिएक्शन करना चाहें, तो यहां पे हमारे पास, हम थोड़ी सी अपने लिए जगह बना लेते हैं, ठीक है, और हम यहां पे थोड़ा सा मतलब इस पॉइंट को मैं कहूंगा कि यहां से हम आ गए हैं यहां पे, ठीक है। अब रिएक्शन है, इसको मैं ब्लैक से कर देता ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जिंक हमारे पास रिएक्शन कर रहा है मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, तो क्या बना रहा है, जिंक सल्फेट प्लस मैग्नीशियम। सिमिलरली हमने जहां पे लास्ट टाइम वहां पे R लिखा था, इस तरह हम लिखते हैं कि जिंक हमारे पास रिएक्शन कर रहे हैं प्लस Mg+2 के साथ, डाइकेटाइन है, और ये बना रहा है जिंक डाइकेटाइन Mg। व्हाट डू यू थिंक, रिएक्शन पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है? नो, रिएक्शन नॉट पॉसिबल, रिएक्शन नॉट पॉसिबल, रिएक्शन नॉट पॉसिबल। दोनों केसेस में हमारे पास रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, दोनों केसेस में हमारे पास रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो देखिए गाइस,
इस पॉइंट में हम पढ़ रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेटल। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मेटल हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेस हो, क्या हो, वो लेस हो एज कंपेयर टू दैट मेटल जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं उससे, तो वो उसको इजीली रिमूव कर सकते। जिस तरह कॉपर के केस में आयरन ने कॉपर को निकाला कॉपर सल्फेट में से, इस केस में अगर हम यहां पे पढ़ ले तो हमारे पास इस जिंक की वैल्यू इससे हाई है, जिंक की वैल्यू मैग्नीशियम से हाई है, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिंक की मैग्नीशियम से हाई है, लिहाजा जब ये वैल्यू हाई होगी तो फिर ये इस मेटल को रिमूव नहीं कर सकती। जब ये इसको रिमूव कर ही नहीं सकती तो फिर इस रिएक्शन के मतलब होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आपने देखना है कि अगर आपने एक मेटल से दूसरे मेटल को रिप्लेस करना है तो उसके लिए जरूरी है कि जिस मेटल को आप यूज कर रहे हैं रिप्लेसमेंट के लिए उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर कम है उस मेटल से जिसको आप सोल्यूशन में से निकाल रहे हैं उससे। फॉर एग्जांपल आयरन की वैल्यू कम है कॉपर से, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन अगर हम जिस मेटल को इस्तेमाल कर रहे हैं रिप्लेसमेंट के लिए या डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है, और उसकी वैल्यू जिस मेटल को हम यूज कर रहे हैं वहां पे सोल्यूशन में जिसको हम निकालना चाहते हैं उससे, तो फिर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, तो होपफुली गाइस ये 6 एप्लीकेशंस थी, वन बाय वन अलॉन्ग विद द एग्जांपल मैंने आपको करवाए हैं। इसमें कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मतलब कमेंट एरिया में लिख के भेज सकते हैं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।